हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक 5 का चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेंटेंस। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ मेन मीन्स टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। जो सेंटेंस होता है एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स होता है जिसके थ्रू हम अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Whenever we want to express our thoughts and feelings in writing, we do it with the help of words. जब भी हमें अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को लिखकर एक्सप्रेस करना होता है, तो हम कैसे करते हैं वो? विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। These words are put in a systematic order to get any sense out of it. और इन वर्ड्स को हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखते हैं ताकि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिले, एक सेंस मिले। Now read the following groups of words. अब हम यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं। First, our flower national is lotus. Second, field playing in cricket the children are. Third, of King Mewar was Maharana Pratap a. Do the above group of words make any sense? No, they don't. So they cannot be called sentences. Now, let's rearrange these group of words as follows. अभी जो आपने ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखे, क्या आपको उससे कोई मीनिंग, कोई सेंस लग रही है? नहीं लग रही है, तो इसीलिए इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो अब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम रीअरेंज करके दोबारा से पढ़ते हैं। फर्स्ट, lotus is our national flower. Second, children are playing cricket in the field. Third, Maharana Pratap was a king of Mewar. Now, the above groups of words express their complete sense. Hence, we can call them sentences. तो अब जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनका कुछ मीनिंग है, उनसे हमें कोई सेंस मिल रही है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे sentences. Thus, we can say a sentence is a group of words having complete sense. सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड करता है। A sentence begins with a capital letter and have a verb. It ends with a full stop. कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है और उसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? A group of words which makes its sense but not complete is called the phrase. वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो अपना एक सेंस तो देता है बट वो पूरी नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं फ्रेज। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब। फ्रेज में वर्ब नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द नाइट, ये तो हमें पता चल रहा है कि रात में, तो इससे हमें एक सेंस तो मिल रही है बट अधूरी सेंस है क्योंकि हमें पता नहीं रात में क्या। एट मिडनाइट, ओवर द ट्री, इन द बॉक्स, तो हमें सेंस मिल रही है बट वो इनकम्प्लीट है। बट अ फ्रेज कैन बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। बट ये जो फ्रेज होती है ये मीनिंगफुल हो सकती है अगर हम इसे एक सेंटेंस में यूज करें। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट, द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट। तो यहाँ पर इन द नाइट तो हमें फ्रेज हो गई और उसमें हमने मतलब उसको अपने एक सेंटेंस में यूज किया। द स्टार्स ट्विंकल करते हैं रात में, तो यहाँ पर ये फ्रेज भी मीनिंगफुल हो गई एक सेंटेंस के साथ ऐड होके। सेकेंड, सडनली आई गॉट अप एट मिडनाइट। थर्ड, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। फोर्थ, माई क्लोथ्स आर पुट इन द बॉक्स। तो इस तरीके से हमने फ्रेज को भी सेंटेंस के साथ यूज करके मीनिंगफुल में चेंज कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू आंसर ए एक्सरसाइज। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। फर्स्ट इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ। सेंटेंस हम किसके ग्रुप को कहते हैं? वर्ड्स के ग्रुप को। नेक्स्ट, अ सेंटेंस शुड मेक इट्स डैश सेंस। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? जिसकी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, अ सेंटेंस शुड बिगिन विद अ डैश लेटर। सेंटेंस कैसे लेटर से शुरू होना चाहिए? कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ। सेंटेंस में क्या जरूर होना चाहिए? वर्ब। नेक्स्ट, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ। फ्रेज में क्या नहीं होता है? वर्ब।
नाउ बी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको टिक करना है और जो गलत है उसको क्रॉस करना है। फर्स्ट इज, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, नहीं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो दिस इज क्रॉस। नेक्स्ट, अ सेंटेंस मे हैव अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, यस। नेक्स्ट, अ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, यस। नेक्स्ट, अ सेंटेंस शुड ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, यस। नेक्स्ट, अ सेंटेंस मे नॉट हैव अ वर्ब इन इट। सेंटेंस में वर्ब नहीं होती, ये गलत है, सेंटेंस में वर्ब होती है। नाउ सी एक्सरसाइज, say whether the following groups of words are sentences or not. If not, rewrite them to make meaningful sentences. आपको बताना है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सेंटेंसेस हैं या नहीं। अगर हैं तो आपको ठीक है, आपको लिखना है इट इज अ सेंटेंस, और नहीं है तो उसको आपको चेंज करके सेंटेंस बनाकर लिखना है। फर्स्ट है, अनिया इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज। तो ये तो एक सेंटेंस है, तो यहां पर आप लिख सकते हो इट इज अ सेंटेंस। सेकेंड, माई विल फादर विंडोज ओपन द। तो यहां पर आपको कोई सेंस मिल रही है, नहीं मिल रही, तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे फिर से। कैसे लिखेंगे? माई फादर विल ओपन द विंडोज। तो इस तरीके से हमने इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दोबारा से अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम किया है। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, rewrite the following groups of words as meaningful sentences. Begin each sentence with a capital letter and use a suitable punctuation mark at the end. अब यहाँ पर भी आपको इन वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, और आपको हर सेंटेंस को कैपिटल लेटर से बिगिन करना है और उसके एंड में भी एक सुटेबल पंचुएशन मार्क का यूज करना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, डॉक्टर इज फादर फेमस हर अ। तो इससे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? हर फादर इज अ फेमस डॉक्टर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले तो हम एच को कैपिटल बनाएंगे हर का, हर फादर इज अ फेमस डॉक्टर। तो ये हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम किया। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। नाउ सेकेंड, वेटिंग सम आर पैसेंजर्स बस फॉर द। तो इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे? सम पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस। तो यहां पर भी हमने सम का एस कैपिटल बना दिया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से हमने मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम किया है। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब आप ध्यान से सेंटेंसेस पढ़िए। फर्स्ट, विधि इज ईटिंग एन एप्पल। सेकेंड, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। Third, he is writing a letter. The words in color are the subjects of the sentences. They are doing something or something is said about them. They are nouns or pronouns. तो यहाँ पर जो आपने sentences पढ़े, इसमें जो colored words हैं, विधि, my mother और he, ये क्या हैं? ये sentence का subject part है। Sentence का subject part हम किसे कहते हैं?
सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब कि कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट पार्ट होता है सेंटेंस का। मतलब पूरा सेंटेंस हमने लिखा है तो हम जिस पर्सन के या जिस एनिमल या जिस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर है विधि इज ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विधि के, तो विधि क्या होगा, सब्जेक्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। They are either showing some actions or describing something. These parts are called predicates. और जो ये सेकेंड वाला पार्ट है मतलब विधि तो सब्जेक्ट है, और बाकी का जो पार्ट है इज ईटिंग एन एप्पल, ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है प्रेडिकेट। मतलब हम विधि के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कर रहे हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जो प्रेडिकेट होता है वो या तो कोई एक्शन बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, या वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। Thus, a sentence is made up of two parts, a subject and a predicate. तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। First, subject. It is that part of a sentence about which something is told. A subject can be nouns like the names of a person, place or thing or a pronoun. तो subject part वो होता है जिसके बारे में हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बात करते हैं। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन्स होते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो या प्रोनाउन हो। सेकेंड, प्रेडिकेट। इट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है। अ प्रेडिकेट पार्ट शुड हैव अ वर्ब एंड मे और मे नॉट हैव वन और मोर वर्ड्स आफ्टर इट। और जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें एक वर्ब भी होती है, और उसमें मतलब एक वर्ड भी हो सकता है और ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। Now, look at the sentences given on previous page again. In sentence 1, we are talking about Vidhi. Therefore, Vidhi is the subject of the sentence. In the same way, my mother, he are also subjects of the other sentences, while the remaining parts of the sentences are predicates. तो हम फिर से वो तीनों sentences देखते हैं। इसमें विधि, my mother और he ये क्या हैं, subjects हैं, और इनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो predicate part है। Note: generally, the subject of a sentence comes at the beginning of the sentence, as in the previous examples, but sometimes it may be put in between the predicate. ज्यादातर तो जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है, पर कभी कभी वो प्रेडिकेट के बाद सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। Here comes Manu, the most intelligent boy of your class. तो यहाँ पर आप देखिए पहले here comes लिखा है और फिर मनु लिखा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मनु है, बट मनु थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना होके बीच में है सेंटेंस के। Now it's time to answer A exercise. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आप correct option को mark करेंगे। First is a sentence is made up of dash part. Sentence कितने पार्ट से बना होता है, two parts, subject and predicate. Next, the subject of a sentence can be a noun or a, जो subject होता है sentence का वो noun भी हो सकता है और pronoun भी। B. Next, the predicate part of a sentence should have a, जो predicate part होता है sentence का उसमें क्या जरूर होना चाहिए, verb. Now B exercise. Tick the correct statement and cross the wrong ones. Correct statement को आप टिक करेंगे और गलत को क्रॉस लगाएंगे। First, the predicate part of a sentence may not have a verb. जो सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें वर्ब नहीं होती, ये गलत है, उसमें वर्ब होती है। The subject of a sentence should always come in the beginning. जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हमेशा बिगिनिंग में ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है बिटवीन में भी आ सकता है, इसको भी हम क्रॉस करेंगे। वैसे आता जाता बिगिनिंग में है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आना ही चाहिए बिगिनिंग में। नेक्स्ट, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स। एक सेंटेंस को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नो, ओनली टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट,
The predicate part of a sentence tells something about the subject. जो predicate part होता है sentence का, वो subject के बारे में कुछ बताता है? Yes. Next, the subject of a sentence can be any one of the 8 parts of speech. जो subject होता है sentence का, वो कोई भी मतलब जितनी भी part of speech होती है उनमें से कुछ भी हो सकता है? नहीं, वो सिर्फ noun या pronoun होता है. Now, see exercise. Pick out the subjects and predicates in the following sentences and write them under the respective heads. कुछ sentences given है यहाँ को आपको but कुछ sentences यहाँ पर given है आपको subject और predicate को अलग करके उनको उनकी headings के नीचे लिखना है. First आप देखिए my father is not going to Delhi. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? My father. तो यहाँ पर subject क्या होगा? My father. और क्या बात हो रही है फादर के बारे में? इज नॉट गोइंग टू दिल्ली. तो ये सारा पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट. इज नॉट गोइंग टू दिल्ली. नाउ सेकेंड सेंटेंस, हैव यू सीन द इंडिया गेट. यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? यू. तो यू इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा? हैव सीन द इंडिया गेट. नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, वी डू आर होमवर्क रेगुलरली. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? वी. और वी एक प्रोनाउन भी है. और प्रेडिकेट क्या होगा? क्या बात हो रही है? डू आर होमवर्क रेगुलरली. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ डी एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सुटेबल सब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें सब्जेक्ट्स ऐड करना है. फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, डैश इज वेरी नॉटी. तो यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं. जैसे हमने लिख दिया राहुल. राहुल इज वेरी नॉटी. तो यहाँ पर राहुल क्या होगा? सब्जेक्ट. सेकेंड, डैश फॉर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. रिजल्ट का वेट कौन करेंगे? स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट. नेक्स्ट, थर्ड, डैश हैज सीन योर न्यू हाउस. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं योर फ्रेंड. मतलब आपके फ्रेंड ने आपका नया घर देखा. तो योर फ्रेंड सब्जेक्ट. फोर्थ, डैश इज अ फिशरमैन. वो मछुआरा है. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? ही इज अ फिशरमैन. तो इस तरीके से आप कुछ भी सब्जेक्ट्स लिखकर बस जो सेंटेंस के लिए सूटेबल हो आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग सूटेबल प्रेडिकेट्स. यहाँ पर आपको प्रेडिकेट एंड करना है, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट, ज्योति. ज्योति के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं. ज्योति इज रीडिंग अ बुक. नेक्स्ट, द डक. डक क्या कर रही है? द डक इज क्वैकिंग. नेक्स्ट, द वर्कर्स. द वर्कर्स आर वर्किंग हार्ड. वर्कर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के काइंड्स. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ध्यान से सेंटेंसेस को पढ़िए. फर्स्ट, निधि राइट्स अ लेटर. सेकेंड, डस निधि राइट अ लेटर. थर्ड, निधि राइट अ लेटर. फोर्थ, may Nidhi live long. The above sentence 1 affirms a statement. Sentence 2 asks a question. Sentence 3 gives a command to Nidhi and sentence 4 shows blessing.
अभी आपने 4 सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस बिल्कुल सेम है पर उसका कहने का तरीका अलग है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है निधि राइट्स अ लेटर, निधि लेटर लिखती है, तो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है। सेकंड, डज निधि राइट अ लेटर, क्या निधि लेटर लिखती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड सेंटेंस में निधि के बाद कॉमा है, मतलब निधि राइट अ लेटर, निधि को किसी ने कमांड दिया कि वो लेटर लिखे, निधि राइट अ लेटर, लेटर लिखो। फोर्थ, मे निधि लिव लॉन्ग, यहाँ पर निधि के लिए ब्लेसिंग दी जा रही है। दस, द सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, तो ये चारों सेंटेंसेस अलग अलग टाइप्स के हैं। फर्स्ट सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो उसको हम कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड में कमांड दी गई है, तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ में ब्लेसिंग दी गई है, तो यहाँ पर फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स। A sentence which makes a statement of assertion is called an assertive sentence. It tells us something about the subject. An assertive sentence can be either positive, affirmative, or negative in nature. In an assertive sentence, the subject is mostly placed before the verb and a full stop is used at the end of a sentence. जिस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट दी जाती है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो सेंटेंस होता है, मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बात कर रहा होता है। असर्टिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो ज्यादातर वर्ब से पहले आता है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ए, असर्टिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव। पहले हम पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस देखते हैं। माय टीचर टीचेस मी ग्रामर, माय अंकल लिव्स इन लंदन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दे हैव डन देयर वर्क। तो ये सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट, बी, असर्टिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव हैं। वी शुड नॉट केच द बर्ड्स, रमन डज नॉट डू हिज होमवर्क रेगुलरली, I do not pluck flowers, we cannot live without water। जब हम सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट इनका यूज करते हैं तो वो सेंटेंसेस कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव। नोट, नो एंड नॉट आर ऑलवेज यूज्ड आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब। और नो और नॉट का यूज हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। जैसे डज के बाद क्या है? डज नॉट, डू नॉट, कैन नॉट, तो इस तरीके से। सेकेंड काइंड है interrogative sentences. An interrogative sentence is used to ask a question. It ends with a question mark. An interrogative sentence can start in two ways. Interrogative sentence का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ए, विद अ हेल्पिंग वर्ब, या तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस कैन बी गिवन इन यस और नो। और इन क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जाता है। जैसे आर यू डूइंग योर होमवर्क, आर, डिड, हैज, विल, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज ही डन हिज होमवर्क, डिड ही टेक माई बुक, विल यू हेल्प द पुअर। बी, विद अ क्वेश्चन वर्ड, या फिर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को लिखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखें। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस शुड बी गिवन इन कंप्लीट सेंटेंस। और जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स पूरे सेंटेंस में दिए जाते हैं। When will you come here? Who is in the room? What are you doing in the garden? Where do you live? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, when, what, who and where. Third is imperative sentence. An imperative sentence is one which expresses a command, request, advice, or entreaty, etc. Generally, these type of sentences start with a verb. A full stop is put at the end of an imperative sentence. The subject you is absent implied in these types of sentences. जो imperative sentence होते हैं वो क्या express करते हैं? कोई command, कोई रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस। और
जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ज्यादातर वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट यू होता है, जो ज्यादातर सेंटेंस में लिखा नहीं होता। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। काइंडली हेल्प मी, यहाँ पर क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है। टेक दीज मेडिसिन 3 times a day, यहाँ पर भी एडवाइस दी जा रही है। प्लीज कॉल अ डॉक्टर, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। एंट्रीटी। However, if it is a request or entreaty, as in example 1 and 5 below, kindly or please is used before the verb. अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एंट्रीटी कर रहे हैं तो जैसे एग्जाम्पल 1 और 5 में है तो यहाँ पर हम काइंडली या प्लीज का यूज करते हैं वर्ब से पहले। Fourth is exclamatory sentences. An exclamatory sentence expresses a strong or sudden emotional feeling. जो exclamatory sentences होते हैं वो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि रेन कितनी ब्यूटीफुल है, एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। अलास द डॉग इज नो मोर, यहाँ पर हमें दुख हो रहा है, अलास की डॉग अब नहीं रहा। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, व्हाट अ स्टूपिड यू आर, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सब हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हम हमेशा क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम उसके बाद लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, अदरवाइज सेंटेंस के लास्ट में। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। ए एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में हम करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे। फर्स्ट इज सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश टाइप। सेंटेंसेस को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 4। नेक्स्ट, in and dash sentence the subject is mostly placed before the verb. किस तरीके के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है? assertive सेंटेंस में। A. Next, in and dash sentence the subject you is absent. किस तरीके के सेंटेंस में सब्जेक्ट you absent होता है? imperative सेंटेंस में। Now B exercise, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। करेक्ट स्टेटमेंट को हम टिक करेंगे और गलत स्टेटमेंट पर क्रॉस लगाएंगे। फर्स्ट, एन असर्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश। असर्टिव सेंटेंस एक विश एक्सप्रेस करता है? नहीं। नेक्स्ट, एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यस। नेक्स्ट, ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर यस और नो में दिया जाता है? नहीं। नेक्स्ट, एन इंटेरोगेटिव मार्क इज प्लेस्ड आफ्टर ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है? यस। नेक्स्ट, जनरली एन इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे। ज्यादातर जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो मे से स्टार्ट होता है? नो। नाउ सी एक्सरसाइज, राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस का काइंड बताना है कि ये कौन से काइंड का सेंटेंस है। फर्स्ट, व्हाट विल यू डू इन द इवनिंग। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये किस तरीके का सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड, हाउ लवली द फ्लावर्स आर। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, नेवर टेल अ लाई। यहाँ पर हम एक एडवाइस दे रहे हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए तो ये हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सेंटेंसेस, उनके पार्ट्स और उनके काइंड समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।